नमस्कार प्यारे साथियों। आज मेरे स्कूल की छुट्टी है क्योंकि भगवान परशुराम की जयंती है। आज आप सभी को भगवान परशुराम जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हिंदी व्याख्याता कविता चौरान आपके अपने यूट्यूब चैनल केवी की कलम पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। कैसे हो साथियों? उम्मीद करती हूं आप सब अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी साथियों, कुछ तो आप साथियों के प्रश्न हैं जिनका मैं जवाब देने की कोशिश करूंगी। जितनी मुझे जानकारी होती है साथियों, जिस चीज़ को मैंने अप्लाई करके देखा है, जैसे जैसे मैंने तैयारी की है, वो सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इसके अलावा बहुत सारे साथी पूछते रहते हैं टेस्ट सीरीज़ के बारे में, तो मैं कहती हूँ आपको, मैं नहीं कर पाई थी, मैंने कई बार बताया, लेकिन टेस्ट सीरीज़ हमेशा ही फ़ायदेमंद होती है। अगर आपका सिलेबस जो है वो बहुत अच्छी प्रकार से आपने पढ़ लिया है 4-5 बार, तो उसके बाद जो टेस्ट सीरीज़ आप देते हो उसमें आपको अपने रैंक का, आपकी स्थिति का भी पता चलता रहता है जब आप बहुत सारे विद्यार्थियों के साथ देते हो टेस्ट सीरीज। इसके अलावा आपको टेस्ट सीरीज में अगर आपके कम अंक आते हैं तो आपको वहाँ डिमोटिवेट नहीं होना है साथियों, क्योंकि ज़रूरी नहीं टेस्ट सीरीज में जो प्रश्न पूछ रखे हैं वही आपके पेपर में आएंगे। जबकि आपको ये करना है कि जहाँ आपको कमी लगे वहाँ आपको सुधार करना है। जो टॉपिक आपके कमज़ोर है आपका, उसको आपको मजबूत बनाना है। और एक टेस्ट सीरीज़ का फ़ायदा ये होता है कि आपकी साथ साथ तैयारी बहुत अच्छे प्रकार से रिवीजन हो जाता है, क्योंकि जिस टॉपिक को आपको टेस्ट देना होता है उस टॉपिक को आप बहुत अच्छी प्रकार से तैयार करते हो। तो साथियों फ़ायदा है टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का। इसके अलावा पूछते हो ऑब्जेक्टिव कोई किताब, तो ऑब्जेक्टिव किताब तो साथियों सभी यूट्यूब पर जितने भी चैनल हैं जहाँ से भी आपने कोर्स ले रखा है सभी निकालते हैं साथियों। जिसको आपको अच्छी लगे अभ्यास के लिए आप ला सकते हैं, मैं तो कोई लाई नहीं थी। इसके अलावा कल का जो मेरा वीडियो था उसमें मेरी बहुत सारी बहनों के कमेंट्स थे कि आप उदास दिख रहे हैं, आपकी आंखों में आंसू दिख रहे हैं। तो ऐसी तो कोई बात नहीं है बहनों, आपको पता है आजकल गर्मी बहुत तेज़ हो गई है। और फिर चूरू तो वैसे भी जहाँ मेरी पोस्टिंग है वो ज़िला तो हमारे राजस्थान का सबसे गर्म और वैसे सबसे ठंडा ज़िला भी है। तो आजकल गर्मी की वजह से क्या है कि मेरे सर में दर्द बहुत रहता है। सर्दियों में तो कुछ कम था, लेकिन आजकल गर्मियों में वो बहुत अधिक बढ़ गया है। तो उसके कारण से और कुछ आजकल मुझे फिर से पढ़ने का चस्का लग गया। मुझे पहले नहीं पता था, 3 महीने हो गए ज्वाइन किए हुए, अब पता चला कि हमारे स्कूल की लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें हैं। तो वो किताबें मैं ले आती हूँ। जैसे मैंने स्वामी विवेकानंद जी की जीवनी पढ़ी, फिर मैंने गांधी दर्शन की कुछ बुकें पढ़ी, तो उन बुकों को लाकर मैं खाली समय में पढ़ती रहती हूँ। तो उसकी वजह से भी कई दिन हो गए बीच में पढ़ाई छोड़ रखी थी, आँखों पे जोर पड़ता है, तो उसकी वजह से 2-4 दिन में ही चश्मा वैसे मुझे मिली हुई है, ये सारा दिन तो मुझे लगाई नहीं जाती है, पढ़ते समय लगाती हूँ। तो उसकी वजह से 2-4 दिन में ही मेरा सर दर्द भयंकर हुआ है। उसके कारण ही आँखों के नीचे भी ऐसे घेरे से बन गए हैं, जैसे आँखें भी नीचे बैठी बैठी से लग रही हैं। और सिर दर्द भयंकर होने के कारण आपको मेरी सूरत ऐसी लग रही थी, क्योंकि सिर का दर्द जिसको होता है उसी को पता होता है, बहुत भयंकर होता है। तो इसका कोई इलाज करवाएंगे, अभी कुछ सैलरी आएगी, कुछ पैसे हाथ में होंगे, तब इसको भी चेकिंग करवाएंगे साथियों, क्योंकि इतना भयंकर सिर दर्द तो फिर बर्दाश्त नहीं होता है। और फिर फ्री तो बैठे रहना नहीं है, आगे क्लासें भी लगेंगी। जैसे अभी तो बच्चे आ नहीं रहे हैं इतने, लेकिन जुलाई से जब स्कूल खुलेंगे तो बच्चे भी आएंगे, पढ़ाना भी है उनको, खुद से तैयारी करके फिर बच्चों को जाके भी तैयारी करवानी है। तो ऐसे तो इतना सिर दर्द रहेगा तो कैसे काम चलेगा। तो इसकी करवाएंगे साथियों जांच वगैरह। वैसे शुरुआत में 4-5, वैसे तो बाद में तो सैलरी महीने के महीने आ जाती है साथियों। एक साथी का कमेंट था कि क्या सैलरी महीने के महीने नहीं आती, लेकिन शुरुआत में जब हम ज्वाइन करते हैं उस समय साथियों हमारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह ऑनलाइन होते हैं तो बहुत समय लग जाता है। तो शुरुआत में 3-4 महीने, 4-5 महीने बाद ही आती है सभी की ही। तो अभी सैलरी आई नहीं, अभी शायद छुट्टियों तक आ जाए तो उसके बाद करेंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं है, अभी कोई जीवन में कोई परेशानी वाली बात नहीं है। भगवान ने सब कुछ दे रखा है, बस हमेशा भगवान से उठते और सोते समय भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि जितना मुझे दिया है उतना सबको देना। तो ऐसी परेशानी वाली अब कोई बात नहीं है। और देखो साथियों, संघर्ष का नाम ही जीवन है। छोटी मोटी परेशानियाँ तो जीवन में चलती रहती हैं। और वैसे अब मैंने लोगों से अपेक्षाएं करना छोड़ दिया है, मैं खुद में ही खुश रहती हूँ। खुद में अकेली रहकर ही मुझे बहुत सुकून और शांति मिलती है साथियों। या तो मैं हूँ या फिर मेरा फ़ोन है आप जैसे, जिसमें मेरी बहुत प्यारी सी मेरी यूट्यूब फैमिली है। आपके कमेंट्स के जवाब दे देती हूँ, जो मुझे ज़रूरी लगता है साथियों, बहुत आवश्यक लगता है, उस कमेंट्स का जवाब मैं ज़रूर देती हूँ। और बाकी मेरी किताबें हैं, मैं हूँ साथियों। तो वैसे किसी की ज़रूरत इतनी रही नहीं, किसी की कमी मैं महसूस करती ही नहीं साथियों। जीवन के उस दौर में चल रहे हैं कि जब बस ये लग रहा है कि जितना अकेले रहें उतना ही चैन से रह सकते हैं साथियों। अभी आपको किसी को लग रहा होगा कि कोई मेरे साथ बात नहीं करता, कोई मेरा साथ नहीं देता। साथियों एक बार आप खूब मन लगा कर तैयारी कर लीजिए। आप जब सक्षम बन जाएंगे तो आपको ये लगेगा कि हाँ, मैं कैसे कैसे लोगों से उम्मीद कर रहा था या कर रही थी कि कोई मेरा साथ नहीं देता,
तो साथियों हर किसी से प्रेम की, सम्मान की हमें उम्मीद करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि व्यक्ति के पास जो होता है वो वही दे सकता है। तो आप बस खूब मन लगाकर तैयारी कीजिए। और एक बहुत सारे कमेंट्स आते हैं साथियों बहुत सारी बहनों के कि आप अपने कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए, मुझे आपसे बात करनी है। तो ऐसा नहीं होता है इस सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर। आप भी समझती हैं बहनों, मैं नंबर नहीं दे सकती यहाँ, और ना ही यहाँ नंबर शो होते हैं। जिसको भी देना है, कोई बात करनी चाहती है मेरी बहन मेरे से, तो आप अपने कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए, मैं आपसे बात कर लूँगी अगर बहुत ज़रूरी हो गया, आपको बहुत ही ज़्यादा काम। और वैसे जो भी आपकी समस्या होती है, मैं या वीडियो के माध्यम से या फिर कॉन्टैक्ट आपका कमेंट्स में ही मैं रिप्लाई ज़रूर देती हूँ। जिस भी बहन की मुझे लगती है कि हाँ वास्तव में ये इनकी समस्या है, इसका जवाब मेरे पास है, मुझे पता होता है तो ज़रूर देती हूँ। जिस चीज़ का मुझे पता नहीं होता उस चीज़ का मैं कुछ नहीं कह सकती। और वैसे भी बहुत सारे साथियों के तो ऐसे कमेंट्स होते हैं जिसका जवाब इस वीडियो में ही होता है। थंबनेल पर भी लिखती हूँ, मैं बार बार बताती भी हूँ, मैं हिंदी व्याख्याता, थंबनेल पर भी लिखा होता है। फिर भी बहुत सारे साथियों के नीचे कमेंट्स होता है, आप गवर्नमेंट जॉब में है क्या, आप किस विभाग में कार्यरत हैं। तो फिर ऐसे प्रश्नों का तो देखो साथियों कोई तुक बनता नहीं है। और मेरी कौन सी रैंक है, किस पद पर हूँ, तो मैंने पूरे डिटेल से सारे वीडियो बना रखे हैं। इसके अलावा सेकंड ग्रेड पे मैंने एसएसटी पे वीडियो बना रखा है, एसएसटी सब्जेक्ट की कैसे तैयारी करें, क्या क्या आता है, पाठ्यक्रम बता रखा है। सेकंड ग्रेड का हिंदी का, फर्स्ट ग्रेड का हिंदी का, और फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों का जीके पेपर का भी साथियों मैंने वीडियो बना रखा है। जिस भी साथी को इस बारे में जो कमेंट्स करते हैं वो कृपया करके पीछे की वीडियो देख लें एक बार, मैंने सब पे वीडियो बना रखा है। और खुद के बारे में भी मैंने कैसे क्या पढ़ा था, कैसे तैयारी की थी, मेरी कौन सी रैंक है, यहाँ तक भी मैंने जो लास्ट में अपना जिसको हम रिपोर्ट कार्ड बोलते हैं जिसमें हमारे रैंक होते हैं वो भी मैंने शेयर कर रखा है साथियों मेरे शॉर्ट वीडियो में। तो आप देख सकते हो जो स्थिति है। उसके अलावा साथियों मुझे दिखावटीपन बिल्कुल पसंद नहीं है, ना मैं झूठ बोलती हूँ, जैसी हूँ वैसी आपके सामने बैठी हूँ। ना मुझे कोई अलग से सुंदर दिखने का शौक़ है, ना मैं कोई मेकअप वगैरह लगा के आपके सामने बैठती हूँ, आप देखते हो, ना मैं कोई फ़िल्टर कैमरे का यूज़ करती हूँ। क्योंकि मेरा एक ही ध्येय है साथियों जीवन का कि सादा जीवन और उच्च विचार। मुझे दिखावटीपन बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं जैसी हूँ। मुझे शुरुआत में लगता था कि ऐसी शक्ल को या फिर ऐसी कौन पसंद करेगा यूट्यूब पर, तो जबकि एक से एक वीडियोज़ में आप देखते हो फ़िल्टर लगा लगा के, या फिर भगवान वैसे भी बहुत सारे लोगों को बहुत सुंदर बनाता है। तो लेकिन साथियों अब जब आप लोगों का इतना प्रेम व स्नेह मिलता है तो मुझे लगता है कि हाँ वास्तव में भी मतलब रियलिटी की भी जो जैसा है वैसे की भी कदर है दुनिया में। बहुत सारे लोग अभी ऐसे बचे हैं जो सच्चाई भी देखना पसंद करते हैं, सच्चाई देखना और सुनना भी पसंद करते हैं। तो आप जैसे साथियों का बहुत सारी मेरी यूट्यूब फैमिली पर जितने भी मेरे साथी जुड़े हैं सभी का बार बार तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आप लोगों के प्रेम व स्नेह के कारण मुझे भी एक नई दिशा मिली है, नई ऊर्जा मिलती है आपके सकारात्मक कमेंट देखकर। और इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया आपको 16 अभी मई से हमारी छुट्टियां पड़ जाएंगी साथियों। तो एक बहन का कमेंट्स था कि स्मार्ट स्टडी कैसे करें, या फिर जिस मतलब टॉपिक से कहाँ से कौन से टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न आते हैं। तो इस बात पर साथियों अभी आजकल तो थोड़ा सिर दर्द होने की वजह से और मैं छुट्टियां हो जाएंगी स्कूल की, उसके बाद मैं छुट्टियों में साथियों आपके लिए वीडियो बनाऊंगी कि आपको जैसे गद्य विधाओं का पूछ रखा था कि कौन से निबंध से या फिर किस लेखक का निबंध से किससे ज़्यादा प्रश्न आते हैं। तो एक तो मैं आपको बार बार बताती हूँ, आप पीछे के जो आपके वो होते हैं पेपर, तो पीछे के पेपर का आप अध्ययन करके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से या कौन सा लेखक इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैं भी आपके लिए पीछे के जैसे कि मेरे पास पेपर हैं 4-5 साल के, तो उन पेपरों से अध्ययन करके और मैं भी आपके लिए वीडियो बना दूँगी कि गद्य विधाओं में कौन कौन सी गद्य विधाएँ इंपॉर्टेंट है, कौन से लेखक हैं। इसके अलावा भी साथियों मैं अभी छुट्टी होने के बाद तबीयत सही रही तो मैं शॉर्ट वीडियो बना के आपके लिए जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी कि आप यहाँ से ये पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैंने तैयारी की है, सफल हुई हूँ और पीछे के पेपरों का मैंने अध्ययन किया हुआ है। तो मैं आपको कुछ ना कुछ उपलब्ध करवाने की ज़रूर कोशिश करूँगी साथियों। इसके अलावा मैंने आपको बार बार बता रखा है कि आप कोई भी एक कोर्स ले लीजिए, फर्स्ट पेपर के लिए भी और हिंदी साहित्य के लिए भी आप लेना चाहें तो किसी से भी, जैसे KR मैया सर का है, किसी का भी जो आपको अच्छा लगे उसका आप कोर्स ले लीजिए। वहाँ से आप नोट्स बना लीजिए, खुद के शॉर्ट नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी हैं, और फिर नोट्स बनाकर और फिर बहुत अच्छी प्रकार से तैयारी कीजिए साथियों। अंतिम मौका मानकर तैयारी कीजिए। मैं तो ये कहती हूँ अगर आप कोई भी जीवन में हमारे कोई भी अवसर आता है साथियों, बार बार नहीं आता, ज़िंदगी मौका एक ही बार देती है। तो आप जो भी आपके सामने अवसर है इस अवसर को आप अंतिम अवसर मानकर ही प्रयास कीजिए साथियों, तभी आप सफल होंगे। ये मानिए कि आपके पास अंतिम अवसर है, ऐसा अवसर दोबारा आने वाला नहीं है। आगे का किसी का नहीं पता होता, किसी को नहीं पता होता साथियों, लेकिन तैयारी करने का जो समय आपके जीवन में अब चल रहा है वैसा फिर कभी नहीं आएगा। तो अब बहुत जल्दी वैकेंसी भी आ जाएगी साथियों, और 2025 में तो निश्चित रूप से एग्ज़ाम हो जाएगी। तो
तो तब तक आपको बिल्कुल बीच में छोड़ना नहीं है। जो भी साथी हैं, जैसे छुट्टियां पड़ने वाली हैं, कोई बहन तैयारी कर रही है तो वो इधर से उधर बच्चों को लेकर, मैं तो ये कहती हूँ जहाँ आप जमे हुए हैं वहीं जमे रहिए। जैसे आपकी तैयारी हो रही है उसका टाइम बढ़ाने की ही कोशिश कीजिए, बल्कि उसको कम ना होने दें बिल्कुल भी। 5-7 महीने 10 महीने की बात है, बहुत जी जान लगाकर तैयारी कर लीजिए साथियों। अपने जीवन का ये आखिरी मौका मानकर आप तैयारी कीजिए। मैंने तो यही किया था, मैंने ये महसूस किया था कि ये मेरे जीवन का आखिरी मौका है, अगर इस बार नहीं हुआ तो फिर मेरा कभी नहीं हो पाएगा और फिर जीवन में आगे बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो जो भी अवसर होता है उसको आप सामने अंतिम अवसर माने अपने जीवन का और उसको पूरी तरह से बुनाने का कोशिश करें, उसके पूरा अवसर, उस अवसर का पूरा फ़ायदा उठाने की कोशिश करें साथियों। अब आप साथियों के कुछ के कमेंट्स थे, जैसे कि प्रश्न थे, कुछ को बताने की कोशिश करूँगी मैं। एक तो जैसे मैंने बताया कि स्मार्ट स्टडी के बारे में पूछ रही थी कोई बहन कि स्मार्ट स्टडी कैसे हो और या कैसे करें, तो इस पर एक अलग से वीडियो भी बना दूंगी। लेकिन जैसे कि पीछे के प्रश्न पत्र है ना, वो आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस टॉपिक से कहाँ से कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं और फिर आप उस हिसाब से तैयारी करोगे ना, तो वो स्मार्ट स्टडी होती है साथियों। इसके अलावा एक कमेंट था साथी का किसी का कि गहराई से कितनी पढ़े हैं। उन्होंने मेलों के बारे में पूछ रखा था कि मेले हैं, जैसे टॉपिक है हमारे आर्ट और उसमें कला और संस्कृति में राजस्थान की में, तो मेले टॉपिक का दे रखा था उन्होंने। तो कोई भी टॉपिक को साथियों उसकी गहराई का तो कोई अंत नहीं है, लेकिन आपको ज़्यादा गहराई में नहीं उतरना है, क्योंकि जितना हमारे पास पाठ्यक्रम होता है उस पाठ्यक्रम में अगर अगला गहराई में उतरकर प्रश्न पूछेगा तो फिर बहुत अधिक हो जाएगा साथियों, क्योंकि पाठ्यक्रम बहुत विस्तृत होता है हमारा। फर्स्ट ग्रेड का जो 75 तो क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा राजस्थानी कला और संस्कृति से 5 क्वेश्चन आएंगे साथियों, 5 भी नहीं आएंगे, शायद 4 ही आए थे, लेकिन 4 या 5 मानो आप, और आप उसमें गहराई में उतरोगे तो कला और संस्कृति के कितने सारे टॉपिक हैं साथियों, तो आपको उनकी गहराई में नहीं उतरना है। आपको बिल्कुल ऊपरी स्तर का, यानी कौन सा मेला किस महीने में बढ़ता है, किस देवी या देवता का है, कहाँ बढ़ता है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है साथियों। जैसे कई देवियाँ हैं, एक बार प्रश्न आया था कि किस देवी का जो है वो मेला साल में 2 बार लगता है, तो हमारे राजस्थान में बहुत सारी देवियाँ ऐसी हैं जिनका दोनों नवरात्रों में मेला लगता है। तो ऐसी जो अलग सी चीज़ें होती हैं ना साथियों, उन चीज़ों को आपको याद करना होता है। वैसे तो सब कुछ तो सभी रटते हैं, लेकिन आपको अलग से पीछे के आपको प्रश्न पत्रों का अध्ययन करके उसके बाद आपको बहुत अच्छी प्रकार से तैयारी करनी है। इस तरह आपको पता चल जाएगा जब पीछे के प्रश्न पत्रों को आप देखोगे तो गहराई का तो कोई अंत नहीं है, लेकिन आपको उस हिसाब से पढ़ना है जिस हिसाब से प्रश्न आते हैं, और बहुत अधिक गहराई में नहीं उतरना होता है साथियों। यहाँ जब बात किसी एक ही 2-4 टॉपिक की हो तो गहराई में उतरकर प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन यहाँ हमारे टॉपिक ज़्यादा हैं और प्रश्न कम आते हैं साथियों, तो बहुत अधिक गहराई में नहीं जाया जाता है, ऊपरी स्तर के प्रश्न ही पूछे जाते हैं। तो मैं ये नहीं कहती कि आप बिल्कुल ऊपर के ही याद करो, लेकिन जहाँ तक हो सके, जैसे मेलों के बारे में मैंने बताया आपको, वैसे आप लोक देवता याद करते हो तो लोक देवता का आपको माता पिता, उनके प्रमुख स्थान कौन कौन से हैं वो मुख्य रूप से आपको याद होने चाहिए लोक देवताओं के, कि कौन से लोक देवता का कौन सा प्रमुख स्थान है, कहाँ उनका जन्म हुआ था, कहाँ उनकी समाधि है, ये कुछ चीज़ें ऐसी होती है, या फिर कौन सी जो जाति का प्रमुख देवता है, ऐसी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। जैसे 3-4 सभ्यताएं हैं हमें, तो सभ्यताओं का हमें 3 से 4 सभ्यताएं दे रखी हैं हमारे सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में दे रखी हैं, तो उन सभ्यताओं का आपको साथियों डिटेल से पढ़ना होता है कि वो कौन से काल की संस्कृति थी या सभ्यता थी, वहाँ क्या क्या प्रमुख चीज़ें पाई गई हैं, वो स्थान कौन से ज़िले में है, ये सब चीज़ें याद करनी होती हैं साथियों आपको। इसके अलावा एक मेरी बहन है मीना कलवानिया, उनका कमेंट्स था बड़ा सारा कि उन्होंने तीनों ग्रेड्स के पीछे एग्ज़ाम दिए हैं। वो तीनों ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड में उनके पास ज्योग्राफी है, सेकंड ग्रेड में इंग्लिश और थर्ड ग्रेड में इंग्लिश से उन्होंने एग्ज़ाम दिया है। वो बहुत कम अंक से रह गई हैं और अब वो नॉर्मल प्रिपरेशन कर रही हैं। तो मैं बहन मीना जी से कहना चाहूँगी कि अब आप नॉर्मल क्यों कर रही हैं, आप तो बिल्कुल किनारे पर हैं, किनारे पर जाके रही हैं। आप कितने भी अंकों से रही हो कोई मायने नहीं रखती, आप चाहे पॉइंट से भी रहे हों लेकिन उसका कोई मोल नहीं है साथियों। और आप पॉइंट से ही उधर गए हों, लेकिन सफल होने वालों का आपको पता है, सफल होने वालों की को ही पूछा जाता है कि कैसे सफल हुए। असफल होने वाला भले ही पॉइंट से रह गया हो, लेकिन उसको कोई नहीं पूछता साथियों। दुनिया परिणाम, आपने कितनी कोशिश की, कितनी दूर रहे आप, ये कोई नहीं पूछता। दुनिया सिर्फ परिणाम देखती है और वो भी सफलता वाले देखती है। तो मैं कहना चाहूँगी आप ऐसे समय में अब अपने आप को अगर नॉर्मल कर रही हैं तो आप अपने आप को फिर पीछे ही धकेल रही हैं। आप एक टारगेट लीजिए, आप पीछे आपने तीनों दिए, बहुत अच्छी बात है, आप तीनों में कम अंकों से रही हैं, लेकिन अब आपको मैं यही कहना चाहूँगी आप एक लक्ष्य बना लीजिए, फर्स्ट ग्रेड का बना लीजिए। ज्योग्राफी के लिए आप अगर जुड़े होंगे, नहीं जुड़े हैं तो आप नेव रिसर्च से जुड़ सकते हैं, क्योंकि वो खुद ज्योग्राफी की व्याख्याता हैं और बहुत अच्छा उनका मैटर होता है, बहुत अच्छा उनका पढ़ाने का तरीका होता है। उनका तैयारी कर लो ऐप है, उसके माध्यम से भी आप, लेकिन आप जहाँ कहीं से भी जुड़ी हैं, अगर आपने कोर्स ले रखा है, आपने कोर्स कर लिया है, आपके पास नोट्स हैं, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ आप पीछे कम अंकों से रही हैं तो आपके पास नोट्स होंगे, तो अब आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, अपने पाठ्यक्रम को बार बार पढ़िए। आप तीनों नावों में सवार ना हो, अब आप पीछे चाहे किसी में भी रही हो, लेकिन अब आप एक को तय कर लीजिए जो आपको अच्छा लगता हो, चाहे सेकंड ग्रेड, चाहे थर्ड ग्रेड, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड।
लेकिन किसी एक को पकड़ लीजिए और उस पर ही तैयारी कीजिए। नॉर्मल से काम नहीं चलेगा। आप कम से कम, आपने पूछ रखा कितने घंटे पढ़ो, तो कम से कम आप 6 से 7 घंटे पढ़ो साथियों, क्योंकि ऐसे बहुत सारे साथी हैं जो पीछे बहुत कम अंकों से रहे हैं और इस बार एक बार मैं मानती हूँ कम अंकों से रहने के बाद हमारा मनोबल जो टूट जाता है, बिल्कुल हम निराश हो जाते हैं। लेकिन फिर हमें हिम्मत करनी होती है साथियों, हिम्मत की ही कीमत है। बाकी यहाँ कोई नहीं पूछता कि आप इतने कम अंक से रहे हैं, आपको 1-2 बार सहानुभूति जताई जाएगी, उसके बाद कोई नहीं पूछेगा। लोग यही कहेंगे कि तैयारी ही नहीं की, अगर पढ़ता तो लग ही जाता। ऐसा बातें सुनने को मिलेंगी। तो आप बिल्कुल भी अपने आप को हिम्मत करके और दोबारा से खड़ा कीजिए और बहुत अच्छी से तैयारी कीजिए। बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो पीछे कम अंकों से रहे, लेकिन इस बार वो लगातार कंटिन्यूटी नहीं बनाए रखते या निरंतरता नहीं बनाए रखते, तो वो फिर पीछे ही रह जाएंगे। और नए जो स्टूडेंट तैयारी करके जो निरंतर लगे रहेंगे वो सफल हो जाएंगे। तो ऐसा आप बिल्कुल ना होने दें। आप तो जो नए तैयारी कर रहे हैं उनसे बहुत बेहतर हैं, बहुत आगे हैं उनसे, तो आप लगातार तैयारी कीजिए। इसके अलावा एक और सुमन नैन नाम से मेरी कोई बहन है, उनका कमेंट था कि राजस्थान में आप कौन कौन से ग्रेड्स के टीचर की, तीनों ग्रेड्स के बारे में पूछ रहे थे। वो कौन कौन से एग्ज़ाम होते हैं, मतलब कितने ग्रेड्स हैं टीचर की और क्या क्या उनकी क्वालिफिकेशन है। तो उसके बारे में बता दूं मैं। 3rd ग्रेड, 3 ग्रेड्स हैं राजस्थान में। एक है फर्स्ट ग्रेड के लिए तो आपको MA, MSc, MCOM और साथ में BEd होना ज़रूरी है। जिस भी सब्जेक्ट से आपने MSc या MA या MCOM कर रखा, उस सब्जेक्ट से आप फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके लिए आपके पास BEd भी होना ज़रूरी है। 2nd ग्रेड के लिए आपको BA और BEd या फिर BSc BEd या BCom BEd, इनमें से कोई एक हो सकता है। फिर 3rd ग्रेड है, तो 3rd ग्रेड में हमारे यहाँ राजस्थान में L1 और L2 2 भागों में बांट रखा है। L1 में तो वो स्टूडेंट आते हैं जो 12वीं के बाद BSTC करते हैं, जिसको हरियाणा में JBT बोला जाता है। तो 12वीं के बाद BSTC करते हैं, 2-2.5 साल की होती है उसको, वो तो L1 के लिए होता है। L1 का जो टीचर होता है वो 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाता है। इसके अलावा 3rd ग्रेड में ही एक L2 है, उसमें जो टीचर लगता है वो 6ठी से 8वीं तक के बच्चों को पढ़ाता है। उसके पास BA और BEd होना ज़रूरी होता है। 3rd ग्रेड में जो L2 का लगता है और L1 का लगता है, उसके पास BSTC होती है, 12वीं के बाद BSTC की जाती है। तो ये थे हमारे राजस्थान के बारे में पूछ रहे थे कि कितने, ये थे राजस्थान के टीचर्स की जो भर्तियाँ आती हैं, उसमें 3 ग्रेड्स होती हैं। मैंने आपको बता दिया, उनकी क्वालिफिकेशन भी बता दी। और कोई भी अदर स्टेट का, जैसे कि एक बहन का कमेंट था कि अदर स्टेट का कोई तैयारी कर सकता है क्या, तो बिल्कुल सीटें होती हैं अदर स्टेट के स्टूडेंट के लिए भी। अभी मेरे साथ मेरे स्टाफ में ही एक मैडम हैं, फतेहाबाद हरियाणा की हिस्ट्री की व्याख्याता हैं। तो बहुत सारे साथी अदर स्टेट के भी लगते हैं, बस मेहनत करने वाला होना चाहिए और भर्ती का मतलब मौका दिया जाता है अदर स्टेट के स्टूडेंट को भी। बात तो ये है। तो आप तैयारी करना चाहें तो कर सकते हैं। अब इसके अलावा एक और कमेंट्स था कल परसों के वीडियो में, उसमें वो बहन पूछ रही थी कि आप कहते हैं कि समर्पित होकर पढ़ाई कीजिए, समर्पित का क्या मतलब हुआ। तो समर्पित का मतलब होता है बहनों कि एक तो हम तैयारी कर रहे हैं, बुक्स लिए बैठे हैं, जैसे हमने एक टॉपिक पढ़ लिया पूरा। अगर मैं बात करूँ राजस्थान के कोई टॉपिक की, हमने हमारे जो पंचपीर हैं उनको पढ़ लिया हमने, एक तो पढ़ के हमने छोड़ दिया कि हाँ संतुष्टि हो गई, हमने पढ़ लिया। एक बहनों हमें ये पता होना चाहिए कि हमने किताब छोड़ दी, हम बाहर निकले कोई काम कर रहे हैं, तो हमारे दिमाग में ये चलता रहे कि पंचपीरों में मैंने क्या पढ़ा है, यानी कौन से का कहाँ जन्म हुआ था, 5 जो हैं वो, उनमें कौन से का कहाँ जन्म, मैं अब क्या पढ़ के आई हूँ। मतलब समर्पित का मतलब होता है जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमारा ध्यान एकाग्र होना चाहिए, जो हमने पढ़ा है वो हमारे ध्यान में रहना चाहिए। जैसे कि मैं बताती हूँ खुद की, 2020 में मैंने जो फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम दिया था, 2019 में मैंने खूब जम के तैयारी की थी। बहुत पढ़ती थी मैं सारे दिन, बुक्स में लिए बैठी रहती थी, लेकिन बुक्स लिए कर बैठे रहने में और कुछ याद करने में, पढ़ने में और उसका चिंतन मनन करने में फ़र्क होता है। तो समर्पित होकर पढ़ने का मतलब यही है कि हम पढ़ते समय हमारा ध्यान एक जगह होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हमने क्या पढ़ लिया, हमारे पाठ्यक्रम के बारे में पता होना चाहिए कि हमारे पाठ्यक्रम के ये बिंदु तो हमारे क्लियर हो गए, ये बिंदु हमारे बचे हुए हैं, यहाँ से हमने नोट्स बना लिए, यहाँ से प्रश्न आते हैं, वो सारी चीज़ें आपके माइंड में सारे दिन चलनी चाहिए। समर्पित होकर पढ़ने का मतलब यही है। और एक बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो बाहर रहकर भी तैयारी करते हैं, 10-10, 12-12 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन उनको खुद को पता नहीं रहता कि क्या पढ़ लिया और क्या छोड़ दिया। मतलब ऐसा हो जाता है। और फिर खुद का बचाव करने के लिए हम खुद को भी और दुनिया को धोखे में तो रख ही सकते हैं, तो ऐसा ना करें। समर्पित होने का मतलब यही है कि आप जी जान लगा कर पढ़ें। अगर तैयारी कर रहे हैं तो वास्तव में अपना 100% दें, जितनी आपकी क्षमता है उस क्षमता के अनुसार पूरा पढ़ें। तो वीडियो बहुत छोटा सा बनाने की सोची थी, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो आपके कुछ प्रश्न थे उनका जवाब देना ज़रूरी था। और
छुट्टियों में आपके लिए वीडियो बनाऊंगी मैं सभी। ख़ास तौर से आपका जो कोई प्रश्न होता है, आप कहते हैं, तो मैं उस पर वीडियो बनाती हूँ। जितनी मुझे जानकारी है उतनी मैं आपको देने का प्रयास करती हूँ। और आप सभी का इतना प्रेम और स्नेह मेरे प्रति बना रहे, भगवान से दुआ करती हूँ मेरे से जुड़े हर व्यक्ति को हमेशा खुश रखे, सफलता प्रदान करे। आप भी 2025 में व्याख्याता बन जाएं, जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं, यही मेरी दुआ है। तो आज की वीडियो में इतना ही साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।